United Nations Water Convention Spring Initiative. United Nation backed नेटवर्क प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट ने लॉन्च किया है स्प्रिंग। एक नए इनिशिएटिव है जो क्या करेगा, जो भी नेचर का लॉस हुआ है उसको रिवर्स करेगा, राइट। तो इसके हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि स्प्रिंग इनिशिएटिव होता क्या है। देखिए 200 इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए हैं, इसको सपोर्ट किया है, और जो $15 ट्रिलियन का एसेट्स है उसको क्या कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, एड्रेस करना है सिस्टमिक रिस्क ऑफ नेचर लॉस टू सोसाइटी एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएशन। जो भी प्रैक्टिसेस है उनको, जैसे फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उस पर मैक्सिमम से वर्क किया जाएगा। कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस होंगी जिसको एनहेंस किया जाएगा। नाउ शैलो एक्विफर मैनेजमेंट सैम पायलट मॉडल को रिसेंटली लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। सैम के बारे में अगर मैं पढ़ूँ डिटेल में तो सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स है। इसमें क्या होगा, जो भी शैलो वाटर है उसकी ड्रिलिंग होगी या फिर बोरवेल किया जाएगा, ताकि जो पानी है पानी को क्या किया जाए, पंप आउट किया जाए। अंडरलीथ लेयर जो होती हैं वो जब भी रेनफॉल होती है तो क्या करती हैं, पानी को रिचार्ज करती है। अंडरनीथ लेयर्स जो है रिचार्ज होती है रेनफॉल के पानी से, कोजिंग राइज इन वाटर टेबल्स। सो पार्ट है ये अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के कंट्रोल अंडर आती है। नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का एम है कि एक्विफर्स को कैरेक्टराइज करना है, प्लान्स को डेवलप करना है, ताकि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे अच्छे से काम हो सके। फिश मिप इनिशिएटिव की वहीं पे अगर हम बात करें, सो फिश मिप के हिसाब से ग्लोबल प्रोजेक्शंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फिश बायोमास शो कर रहा है 10% डिक्लाइन। फिशमिप इनिशिएटिव फिशरीज एंड मेरीन्स इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है 2013 में। ग्लोबल नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, जहाँ से 100 से ज़्यादा मोर देन 100 मरीन इकोसिस्टम मॉडलर्स एंड रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड एक साथ आए हैं। रिलेशंस क्या है यूएन का, इट इज़ वर्किंग विथ FAO अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो क्या रहा है मरीन इकोसिस्टम एंड फिशरीज पे। फिश वेब 2.0 इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2024, ताकि जो मॉडलिंग प्रोजेक्शंस है उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। प्लैंकटन क्रैश होता क्या है, नॉक्टिल्यूका सिंटिलन्स एक टाइप होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, रेड कलर का हो जाता है जब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्रैश होते हैं, जिसकी वजह से एक कलर्ड पिगमेंट होता है उसका रिलीज होता है उनकी सेल से। सो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये स्टिक करते हैं रॉक के साथ, सी फ्लोर के साथ। जब ये स्टिक करते हैं तो ये एक बायोफिल्म लाइक लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से रेड टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। प्लैंकटन्स क्रैशेस किसकी वजह से होता है, ये होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की या तो कमी हो जाती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है। जो प्रोडक्शन पीरियड होता है उसके अर्लियर लेवल साइकिल में। प्लैंकटन में ऑल्सो डाई लेटर इन द साइकिल ड्यू टू सडन चेंज इन वाटर क्वालिटी। गैप लिमिटेशन कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी, जिसका मतलब होता है फिजिकल कॉन्स्टेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रे दैट अ प्रीडेटर कैन कंज्यूम। ये जो लिमिटेशंस है प्राइमरीली डिटर्मिन करती है, इट इज़ डिटर्मिन बाय द साइज ऑफ द प्रीडेटर्स माउथ और गैप। हेंस स्मॉल प्रीडेटर्स सिर्फ स्मॉल प्रे को ही खा सकते हैं, जबकि जो बिगर प्रीडेटर्स है वो बिगर प्रे को खाएंगे। इम्पोर्टेंस क्या है गैप लिमिटेशंस की, सो गैप लिमिटेशंस के इम्पोर्टेंस है जैसे कि फूड वेब्स को शेप करना, अडेप्टेशंस को ड्राइव करना, रेगुलेट्स करना, प्रीडेटर प्रे बैलेंस को प्रिडिक्ट्स करना, इन्वायरमेंटल चेंजेस को। मेगाफोना होता क्या है, मेगाफोना डिस्क्राइब करता है एनिमल्स को एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वेट के अबव, जनरली जैसे कि 50 kg जो है वो
उसके 50 kg जो वेट है उसके अबव। सो मेगाफोना को हम क्लासीफाई करते हैं उनकी डाइटरी टाइप के हिसाब से, जैसे कि मेगा हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स होते हैं, मेगा कार्निवोर्स, मीट ईटर्स होते हैं, मेगा ऑमनिवोर्स जो प्लांट और मीट दोनों को खाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स जो मेगाफोना पे है लेट प्लेस्टोसीन पीरियड से, एंड इसकी वजह से यहाँ पे ड्रामेटिक लॉसेस हुए हैं, स्पेशली मेगा हर्बीवोर्स में एंड मेगा कार्निवोर्स में। कुछ जो एक्सटिंक्ट मेगा फोनल स्पेशीज है इसमें आ जाते हैं जैसे मेमथ्स, सेबर टूथ टाइगर्स एंड जाइंट स्लोथ्स। देन स्ट्रोमाटोलाइट्स, इसका मतलब होता है कि एक रेंज होता है माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ का, जो कि रॉक्स की जो लेयर होती है उनके साथ इनका एसोसिएशन होता है, पार्शली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट्स के लिए, जो कि जो कंपोजिशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर का उसको चेंज करते हैं ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करके। सो दे आर टिपिकली रेलीगेटेड टू extreme environmental niche and are found rarely and are sparsely scattered across the globe. Recently, first discovery of living shallow marine stromatolites मिडिल ईस्ट में हुआ है, रेड सी के पास में। एनवायरमेंटल डीएनए, एनवायरमेंटल डीएनए एक ऑर्गेनिज्मल डीएनए है दैट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट और सेलुलर मटेरियल से, जिसको जैसे कि ऑर्गेनिज्म शेड करते हैं, जैसे या तो स्किन के थ्रू, एक्सक्रीमेंट के थ्रू एट्सेट्रा, ये रिलीज होता है एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में। सो एनवायरमेंटल डीएनए इंक्रीजिंगली इट इज़ बीइंग यूज्ड डिटेक्ट करने के लिए स्पेशीज़ की प्रेजेंस को एंड बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे इकोसिस्टम में उसको असेस करने के लिए। सो अनलाइक कन्वेंशनल मेथड्स ईडीएनए अप्रोच रिलायबल है, एक्यूरेट है एंड इसको लो कॉस्ट पे किया जा सकता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ किया जा सकता है IUCN की रेड लिस्ट जो है थ्रेटन स्पेशीज़ को, उसको क्रिएट करने के लिए, एंड कंजर्वेशन टूल्स जो है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। स्पेसिएशन की बात करें, स्पेसिएशन क्या है? एक लीनिएज स्प्लिटिंग इवेंट्स है जो कि दो या दो से ज़्यादा सेपरेट स्पेशीज़ बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को जनरेट करता है। अगर हम मोड्स देखें स्पेसिएशन का, तो इसके 3 मोड आपको देखने को 4 मोड आपको देखने को मिलेंगे, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक में क्या होता है कि जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस होती हैं उनसे ही नई स्पेशीज़ का फॉर्मेशन होता है। पेरीपैट्रिक में क्या होता है, जो न्यू एक स्मॉल पॉपुलेशन जो आइसोलेट हो जाती है लार्जर पॉपुलेशन की एज पे, ठीक है, तो उस स्मॉल पॉपुलेशन से न्यू स्पेशीज़ बनती हैं। पैरापैट्रिक में क्या होती है, जैसे कि जो स्पेशीज़ जो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, वहीं से नई स्पेशीज़ बनती है। सिम्पैट्रिक नई स्पेशीज़ फॉर्म होती है विद इन द रेंज ऑफ द एंसेस्टर पॉपुलेशन। तो ये कब हो सकता है, जब पॉपुलेशन सेम एरिया में रह रही होती है बिना किसी जोग्राफिकल बैरियर्स के, जैसे कि एशियाटिक लायंस एंड बंगाल टाइगर्स को एग्जिस्ट करते हैं, एंड सब कॉन्टिनेंट में सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की वजह से ही। बायोल्यूमिनेसेंस ये एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसकी वजह से वो लाइट को एमिट करते हैं। जो भी लाइट एमिट होती है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द एनर्जी रिलीज फ्रॉम एंजाइम्स कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस होती है एनर्जी को रिलीज, इस लाइट को रिलीज करने की, कि एक एंजाइम होता है वो एनर्जी को रिलीज करता है, और कहाँ से, एक रिएक्शंस होता है जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसको कौन कैटेलाइज करता है, एंजाइम। तो उस ही एनर्जी से ये लाइट एमिट होती है, रिक्वायर करती है। इसमें 2 यूनिक केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ल्यूसीफेरिन एंड आइदर ल्यूसीफरेज, जिसको हम फोटो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। स्पेक्ट्रल रेंज क्या होती है लाइट एमिशंस की, ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स की स्पैन करता है, जैसे ब्लू से रेड लाइट।
स्पेशीज जो कि बायोल्यूमिनेसेंस को एग्जिबिट्स करती है, स्पॉन्जेस में भी एमिट करते हैं लाइट को, जेलीफिश, देन वर्म्स, सी वॉलनट्स, फायरफ्लाइज, फंजाई, बैक्टीरिया, डीप सी श्रिम्प्स एटसेट्रा। फंक्शन क्या होता है बायोल्यूमिनेसेंस का? काउंटर इल्यूमिनेशन, कैमोफ्लेज अगेंस्ट प्रीडेटरी एनिमल्स। तो ये बेसिकली कैमोफ्लेज करता है प्रीडेटरी एनिमल्स के अगेंस्ट। फैक्ट्री फार्मिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है एक सिस्टम जिसमें लाइव स्टॉक को एंड पाउल्ट्री को रेज किया जाता है और हाई डेंसिटी फैसिलिटीज़ दी जाती है, कंट्रोल्ड कंडीशंस होती है ताकि जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज कर सके एंड जो आउटपुट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके डेयरी प्रोडक्ट्स का। और टारगेट क्या है कि लोअर कॉस्ट पे हमें हायर प्रोडक्शन देना है। इम्पैक्ट क्या है फैक्ट्री फार्मिंग के? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, जूनोटिक डिजीजेस यहाँ इसकी वजह से आ जाती है, देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस होता है एंड हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है। वुडी एनक्रोचमेंट का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ ट्री एंड श्रब ओवर एंड इट्स इज वाइड स्प्रेड अक्रॉस मोस्ट इकोसिस्टम्स। एंटेल्स करती है कन्वर्सेशन ऑफ ओपन हैबिटाट्स टू हैबिटाट्स विद ग्रेटर ट्री कवर एंड और श्रब डेंसिटी। सो ये रिजल्ट करती है एक इकोसिस्टम के होमोजेनाइजेशन में, मीनिंग ए डाइवर्स मल्टीलेयर्ड इकोसिस्टम जब टर्न करता है एक यूनिफॉर्म लेयर ऑफ वुडी प्लांट्स में। सो इसकी जो अकरेंस होती है वो ओपन इकोसिस्टम्स में होती है, जैसे कि सवानाज एंड ग्रासलैंड्स रिड्यूसेस नेटिव ग्रासलैंड बर्ड्स। ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर। ग्रीन वाटर का मतलब होता है जब सॉइल में वो मॉइस्चर्स होता है एंड वेजिटेशंस पे उसको ग्रीन वाटर बोलते हैं। ये पार्ट होता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल का। ग्रीन वाटर जैसे कि उसको रूट्स एब्जॉर्ब करती है, प्लांट्स यूज़ करते हैं और फिर ये वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। सो ये वाइटल होता है रेनफॉल को जनरेट करने में, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है। ब्लू वाटर की बात करें, ब्लू वाटर का मतलब होता है जो कि सरफेस वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है जो कि लेक्स में पाया जाता है, रिवर्स में, रिजर्वोयर्स में। ब्लू वाटर को प्रिसिपिटेशन की प्रोसेस से ये क्या होता है हमारा ब्लू वाटर रिचार्ज होता है। क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में रही हैं? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स है बिटवीन गवर्नमेंट्स इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड्स को इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड ये जो स्पेशीज़ का जो सर्वाइवल है उसको थ्रेटन नहीं करता है। सो 1963 में इसका ड्राफ्ट होता है फॉलोइंग एन IUCN रिजोल्यूशन एंड 1975 में ये फोर्स में आता है। पार्टीज़ कितनी है? 184। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। साइट्स अपेंडिसेस के बारे में बात करूँ, कंटेन करते हैं लिस्ट ऑफ स्पेशीज अकॉर्डिंग डिफरेंट लेवल्स और टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। साइट्स अपेंडिसेस, अपेंडिक्स 1 स्पेशीज थ्रेटन्ड है एक्सटिंक्शंस के साथ। इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड भी प्रोहिबिटेड है। अपेंडिक्स 2 में स्पेशीज करेंटली थ्रेटन नहीं है बट मे बिकम सो विदाउट कंट्रोल ट्रेड। ट्रेड रिक्वायर करता है एक्सपोर्ट परमिट और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। नो इम्पोर्ट परमिट इज जनरली नीडेड। अपेंडिक्स 3 में स्पेशीज़ को लिस्ट किया जाता है एट अ पार्टीज रिक्वेस्ट ताकि अनसस्टेनेबल या फिर इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ट्रेड रिक्वायर करता है अप्रोप्रिएट परमिट्स या फिर सर्टिफिकेट्स। रिपोर्ट्स इंडाइसिस cited Rosewood's The Global Picture Report, World Wildlife Trade Report। नर्फ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज
फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका फोकस होता है नेचर के कंजर्वेशन का एंड किस तरह से रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ किया जा सके। इसको 1948 में एस्टेब्लिश किया जाता है। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट इनके मेंबर्स होते हैं, एनजीओज एंड कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंड इन्फ्लुएंस करना है इन्वायरमेंटल पॉलिसी ग्लोबली। की इनिशिएटिव देखते हैं। आईयूसीएन ग्रीन लिस्ट रिकॉग्नाइज करती है इफेक्टिव कंजर्वेशन एरियाज को। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की बात करें तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर कंजर्वेशन डायलॉग्स। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस यूज़ करता है नेचर को ताकि जो चैलेंजेस है जैसे कि क्लाइमेट चेंज उसको टैकल कर सके। रिपोर्ट्स एंड डाइसिस की बात करें, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन की बात करें तो एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। की फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटन करती है 32% ऑफ स्पेशीज जो कि असिस्ट है आईयूसीएन की रेड लिस्ट पे ऑफ थ्रेटन स्पेशीज। 70% जो स्पेशीज है आईयूसीएन रेड लिस्ट पे have agriculture documented as a habitat। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट इवेलुएट्स करती है प्रोटेक्टेड एरिया इफेक्टिवनेस को। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज प्रमोट करता है नेचर इन क्लाइमेट सॉल्यूशन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगभग 100 कंट्रीज़ में वर्क कर रहा है। इनका एम है कि जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया जा सके जो कि कम्युनिटीज़ को, वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा जहाँ पे भी वो रहते हैं। जेनेसिस की बात करें तो 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड आईयूसीएन के हेडक्वार्टर्स पे इन मोर्ज स्विट्जरलैंड। रिनेम किया जाता है इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन 1985। WWF इंडिया एस्टेब्लिश करता है एक एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट इन 1969। ऑर्गेनाइजेस वर्ल्ड वाइड मूवमेंट अर्थ आवर 2008 में 7 में इसका जेनेसिस हुआ है एंड स्टार्ट इज एज लाइट्स ऑफ मूवमेंट्स इन सिडनी। ऑब्जर्व किया जाता है इसको हर साल मार्च में बिटवीन इन कंट्रीज लोकल टाइम। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स है जैसे कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 73% डिक्लाइन हो चुकी है अगर हम पिछले 50 ईयर्स में का जो डेटा है उसको देखें। 1970 से 2020 के डेटा पे यहाँ पे बात हो रही है। फ्रेश वाटर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा सफ़र हुई है और इनका हैवीएस्ट डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन पॉपुलेशन। सो अडोप्टिंग इंडियाज कंजप्शन पैटर्न वर्ल्ड लाइफ वुड नीड लेस देन 1 अर्थ बाई 2050। उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे। नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडियाज़ नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। हर एक जो पार्टी है टू द पेरिस एग्रीमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एन एनडीसी का मतलब क्या है? नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इसको 5 साल में भी अपडेट करना है। सो इंडिया ने सबमिट किया है पहला नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस 2015 में और ये 2022 में अपडेट हुआ है। क्वांटिटेटिव टारगेट्स क्या है 2030 के लिए? टारगेट पैरामीटर्स की बात करें अगर हम तो हमें जो जीडीपी है इसकी जो इंटेंसिटी है रिड्यूस करना है एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी फ्रॉम 2005 लेवल। तो प्रीवियस जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस था इट वाज 33 to 35%। अपडेटेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारा 45% है। प्रोग्रेस अगर हम देखें तो हमने अचीव्ड किया है इसको रिड्यूस बाई 33% बिटवीन 2015 and 19। Cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy 40%।
अपडेटेड अगर हम देखें 50% है, प्रोग्रेस अगर हम देखें तो 43% अचीव की है। ग्रेट एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 equivalent and same as 2015. Note, India in its updated NDC 2022 ने इंक्लूड किया है कंपोनेंट किसका, मास मूवमेंट फॉर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट एज अ की टू अचीविंग वन ऑफ इट्स क्वालिटेटिव टारगेट्स। रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर हम देखें इंडियाज़ की पंचमृत की, सो इंडियाज़ के जो कमिटेड 5 क्लाइमेट एक्शन है एज पंचमृत इन COP26 हेल्ड एट ग्लासगो, रीच करना है हमें क्या, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 से मीट करना है। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमें किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 में रिडक्शन करना है। टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस को बाय 1 बिलियन टन्स अभी से लेके 2030 तक का ये हमारा गोल है। रिडक्शन करना है हमें कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी 40% से बाय 2030 ओवर 205 लेवल्स। अचीव करना है टारगेट नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। इंडियाज लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें, सो LTLDC आर सबमिटेड टू UNFCCC. India submitted it in 2022, mentions that financial resources की रिक्वायरमेंट होगी रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करने में, ट्रांसमिशन ग्रिड को अपग्रेड करने में एंड इंट्रोड्यूस करने में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एटसेट्रा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स की बात करें तो COP29 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को बाकू में हेल्ड किया जाता है अजरबैजान में। एंडिंग विद बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट इन वेरियस एग्रीमेंट्स। कॉन्फ्रेंस डे के पार्टीज का, सो कॉप क्या है, ये UNFCCC का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जब UNFCCC मेंबर एनुअली रिव्यू करते हैं क्लाइमेट प्रोग्रेस को, कमिटमेंट्स को नेगोशिएट करते हैं। COP30 होगा हमारा बेलेम ब्राज़ील में नवंबर 2025 में। पहली जो COP मीटिंग थी इसको बर्लिन जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था 1995 में। सो कुछ की इनिशिएटिव्स है COP29 के, जैसे कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस और बाकू फाइनेंस गोल। डिटेल्स अगर मैं इसकी देखूँ तो गोल क्या है कि हमें फाइनेंस करना है क्लाइमेट एक्शन को डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ट्रिपल फाइनेंस करना है टू $300 बिलियन एनुअली बाय 2035। प्रीवियस गोल था 100 बिलियन। एफर्ट करना है हमें $1.3 ट्रिलियन एनुअली को बाय 2035 फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। कार्बन मार्केट्स एंड आर्टिकल 6 देखिए फाइनलाइज किया है रूल्स फॉर आर्टिकल 6 जो कि इंटरनेशनल कार्बन मार्केट से रिलेटेड है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है जो कि नेगोशिएट कर रही है आइटम्स कंक्लूडेड इंक्लूडिंग एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी नेटवर्क, एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करता है एक सिस्टम कंट्रीज़ के लिए, ताकि जो अपना जो क्लाइमेट एक्शंस है उनको रिपोर्ट कर सके, इंक्लूड कर सके, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को मिटिगेट कर सके, अडेप्ट कर सके एफर्ट्स को। फर्स्ट सबमिशन को अगर हम देखें बायनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स का बाय 13 कंट्रीज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट्स। सो BTR की अगर हम बात करें, BTR रेगुलर रिपोर्ट्स है विच आर सबमिटेड बाय कंट्रीज अंडर ETF। बाकू डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी एंड बाकू ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च टू सपोर्ट द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ETF। अडेप्टेशंस की बात करें तो अडेप्टेशंस ने लॉन्च किया है बाकू अडेप्टेशन रोड मैप एडवांस करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ adaptation as per Article 7 of the Paris Agreements and Baku High Level Dialogue on Adaptation to enhance UAE framework for global climate resilience implementation. Establishing a support program for implementing international adaptation plans for least developed countries। NAPS कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है जो कि
आउटलाइन करते हैं कंट्री के मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एंड प्रायोरिटीज़ को, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको अडेप्ट कर सके। नाउ इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ ने अडॉप्ट किया है बाकू वर्क प्लान को, एंड जो मैंडेट है फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप को उसको रिन्यू किया है ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंडिजिनस पीपल्स प्लेटफॉर्म, FWG, दैट इज़ फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप को COP24 में एस्टेब्लिश किया जाता है इन केटोविस, ताकि जो फर्दर LCIPP को ऑपरेशनलाइज कर सके। इम्प्लीमेंटेशन होगा इसमें वर्क प्लान का, जो कि 2025 में बिगिन होगा 3 फोकस एरियाज़ के साथ, जैसे कि नॉलेज एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एंगेजमेंट, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स वैल्यूज़ एंड नॉलेज सिस्टम्स इनटू क्लाइमेट पॉलिसीज़। जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसने एक्सटेंड किया है एनहांस्ड लीमा वर्क प्रोग्राम को ऑन जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज फॉर अनदर 10 ईयर्स। लीमा वर्क प्रोग्राम की बात करूँ ऑन जेंडर, विच वॉज एस्टेब्लिश इन COP20 2014 टू इंक्लूड जेंडर कंसिडरेशंस अंडर द कन्वेंशन एंड पेरिस एग्रीमेंट्स। COP25 पे पार्टीज एग्री करती है एक 5 ईयर एनहांस्ड लीमा वर्क प्रोग्राम को ऑन जेंडर एंड इट्स जेंडर एक्शन प्लान को भी लॉन्च किया जाता है। क्या क्या इश्यूज हैं जो पेंडिंग है, जैसे कि डेडलॉक ऑन मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, डिविजन्स परसिस्ट कर रहा है फोसिल फ्यूल्स के रोल पे भी, ग्लोबल ग्लोबल स्टॉक टेक असेसमेंट जो कि एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बन रहा है क्लाइमेट प्रोग्रेस को मेजर करने में। नेक्स्ट राउंड ऑफ नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को पोस्टपोन किया है अहेड ऑफ COP30। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 1992 में इसको अडॉप्ट किया जाता है एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनीरो एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1994। हेडक्वार्टर्स इसका जर्मनी में है। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस को एटमॉस्फेयर में, ताकि जो डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम के साथ उसको क्या कर सके, प्रिवेंट किया जा सके। मेंबरशिप देखिए 198 पार्टीज जो है मेंबर है, और इंडिया भी एक इसका मेंबर है। की एग्रीमेंट्स देखिए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का, जो कि कमिटमेंट को बाइंड कर रहा है डेवलप्ड नेशंस के लिए कि आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है। पेरिस एग्रीमेंट देखिए 2015 का, ग्लोबल अकॉर्ड जो कि टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो करना है, और एम क्या है 1.5 डिग्री तो हमें रिड्यूस करना है। की इनिशिएटिव्स डिक्लेरेशन लॉन्च्ड एट COP29, रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन, सो इट वाज लॉन्च्ड बाय UNEP कन्वेंट क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिएशन। एम क्या है, सेट करना है सेक्टोरल टारगेट्स को, ताकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन का जनरेशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। सपोर्ट करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2021 ग्लोबल मीथेन प्लेज, जो कि COP26 में लॉन्च हुआ था। सिग्नेटरीज की बात करें 35 कंट्रीज़ हैं, इंडिया को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। रिप्रेजेंट कर रहा है 47% ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशंस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड्स प्लेज की बात करें COP29 प्रेसिडेंसी की, एम क्या है, सेट करना है टारगेट्स 2030 के लिए, डिप्लॉय करना है 1500 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द पावर सेक्टर ग्लोबली, more than 6 times the level of 2022. Global grid deployment goal of adding or refurbishing 25 million kilometers of grids. Green energy pledge, green energy zones and corridors की बात करें COP29 presidency in partnership with UNIDO, UNECE and UNESCAP। एम क्या है, प्रमोट करना है ग्रीन एनर्जी जोन को, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल किया जा सके। ग्रीन एनर्जी जोन एक्ट करता है एज सेंट्रलाइज्ड हब, किसके लिए, हाई क्वालिटी वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड रिसोर्सेज। हाइड्रोजन डिक्लेरेशन की बात करें तो COP29 प्रेसिडेंसी, एम क्या है, एसेलरेट करना है प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ क्लीन हाइड्रोजन, नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, नॉट रिक्वायरिंग चेंजेस टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज नेशनल लॉ।
Baku Harmonia Climate Initiative for Farmers, COP29 presidency in partnership with Food and Agriculture Organization. नो एम क्या है, नॉलेज करना है, एक्नॉलेज करना है फंडामेंटल रोल किसका, फार्मर्स का एज एजेंट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन. It was hosted by FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप का ये एक पार्ट है. सो फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन मल्टी स्टेक होल्डर्स प्लेटफॉर्म है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है COP27 में, ताकि जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है क्लाइमेट फाइनेंस की एग्री फूड सिस्टम में, उसको क्या कर सके, स्ट्रेंथन कर सके. क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड अजरबैजान, एम क्या है, सपोर्ट करना है क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स को डेवलपिंग कंट्रीज में, meeting next generation NDC to keep within 1.5 degrees Celsius. So it will be capitalized with contributions from fossil fuel producing countries and companies across oil, gas and coal. ऑपरेशनलाइज्ड बना है पोस्ट कंक्लूजन ऑफ इनिशियल फंड रेजिंग अराउंड $1 बिलियन, जब 10 कंट्रीज जो होती है वो या इसके कमिटेड शेयर होल्डर्स बनी है. हेडक्वार्टर्स इसका बाकू में है, अजरबैजान में है. बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डायलॉग COP29 प्रेसिडेंसी ने को विच इज को फैसिलिटेटेड बाय UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड UN डेवलपमेंट प्रोग्राम. एम क्या है, एडवांस करना है नेशनल एम्बिशंस को, एक्शंस को थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एज पर UNFCCC ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. एम क्या करना है, एसेलरेट करना है डीकार्बनाइजेशन को ऑफ हैवी एमिटिंग इंडस्ट्रीज इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. प्लेटफॉर्म की बात करें तो यूनिडो एंड क्लाइमेट क्लब है. फंक्शन की बात करें तो कनेक्ट करता है इंडस्ट्रीज को टेक्निकल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के साथ. रोल की बात करें तो सिंगल पॉइंट गेटवे है जो कि क्या करता है, डीकार्बनाइजेशन रिक्वेस्ट को रेज करता है. डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन COP29 प्रेसिडेंसी विद द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म्स एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन. एम क्या है, हार्नेस करना है डिजिटल टेक्नोलॉजीज को ताकि क्लाइमेट एक्शंस को एसेलरेट किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके एंड डिजिटल जो डिवाइस है उसको ब्रिज किया जा सके. कंटिन्यूटी कोलिशन फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ COP29 प्रेसिडेंसी विद द UAE, इजिप्ट, UK, ब्राज़ील एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. एम क्या है, एडवांस करना है हेल्थ कमिटमेंट्स के इम्प्लीमेंटेशंस को प्रीवियस COP से और इनको क्लाइमेट एक्शन में इंटीग्रेट करना है. बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शंस COP29 प्रेसिडेंसी इन पार्टनरशिप विद UNEP, UNECE एंड VMO. एम क्या करना है, बिल्ड करना है कोप जो है ऑन वाटर एंड इट्स इंटरप्ले विद क्लाइमेट चेंज. इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन को बिल्ड करना है. बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन एंड डिसर्टिफिकेशन पे काम करना है. 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर एक्शंस ऑन क्लाइमेट ट्रांजिशन प्रोग्राम UNDP फाइनेंशियल सेंटर्स फॉर सस्टेनेबिलिटी फोस्टर करना है स्ट्रोंगर कोलैबोरेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, ताकि जो 1.5 डिग्री अलाइंड नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसको मीट करना है बाय 2025. मोबिलाइज करना है फाइनेंशियल सेक्टर को, सपोर्ट करना है ट्रांजिशन प्लान्स को के क्रिएशन को, वर्क करना है थ्रू लोकल फाइनेंशियल सेंटर्स इंक्लूडिंग FC4S मेंबर्स. तो इनिशिएटिव्स की बात करें, COP29 डिक्लेरेशन ऑन एनहेंस क्लाइमेट एक्शन इन टूरिज्म का एम है कि मोबिलाइज करना है टूरिज्म सेक्टर को ताकि जो कार्बन के फुट प्रिंट्स है उसको रिड्यूस किया जा सके, क्लाइमेट रेजिलियंस को एनहेंस किया जा सके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके. ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की बात करें, इट वाज लॉन्च्ड बाय UAE डबल करने के लिए ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स को बाय 2030. हाइड्रो फॉर नेट ज़ीरो लैक इनिशिएटिव का एम है डेवलप करना, मॉडर्नाइज करना सस्टेनेबल हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को.
Global Alliance for Pumped Storage launched with over 30 governments and international agencies, raising ambition and accelerating delivery of climate finance. Report published by independent high-level expert group on climate finance. Global investment requirement for climate action around $6.3 to 6.7 trillion per year by 2030 इंडिया बाई को। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।